नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं भाई सब? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। साइंस की हमारी क्लासेस चल ही रही है। उस कड़ी में आज हम लेकर आ गए हैं साइंस में बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी में है बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कुछ कुछ बीच में आपको चीजें बता देंगे, जिससे आपको आसानी होगी साइंस के सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है भाई। और चैनल ने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होला। मन पूरी उम्मीद है था कि भाई थे जरूर कर देशो। ठीक है भाई। थोड़ी बहुत अपनी राजस्थानी भाषा भी चालवते हैं तो कई दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो सवाल की तरफ बढ़ा, टाइम था को बिल्कुल ही खराब होने करा मैं। सवाल कही है पहलो, बायोमास का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? भाई बायोमास क्या होता है? एक सेकंड भाई, बायोमास क्या होता है? जो अपने पादप होते हैं और जो जंतु होते हैं, उनके जीवित या जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनकी सहायता से हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसी को बायोमास कहते हैं। और या जैवभार कहते हैं। जैवभार बोल दो या बायोमास बोल दो। अब ये जो बायोमास है, इस बायोमास से क्या बनाई जाती है? ऊर्जा बनाई जाती है। और ऊर्जा कैसे बनाई जाती है? प्रकाश की सहायता से, सूर्य की सहायता से। तो सौर ऊर्जा के कारण इसकी बायोमास की जो ऊर्जा है उसका निर्माण होता है। कैसे होता है? जंतुओं और पादपों के जीवित या फिर अपशिष्ट पदार्थों से। अब इसका उपयोग किस में करते हैं? भाई ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका उपयोग क्या फाइबर में करते हैं क्या? नहीं भाई। रसायन में करते हैं? नहीं। ईंधन में करते हैं। परिवहन ईंधन, यानी गाड़ियां वगैरह चलाने में, है ना, मोटर चलाने में, परिवहन ईंधन में इस बायोमास का उपयोग करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, इसे बायोगैस भी कहा जाता है। भाई बायोगैस किसको कहा जाता है इसमें से? क्या बायो ब्यूटानॉल को कहा जाता है? क्या बायोडीजल को गैस कहा जाता है? क्या बायोडीजल को बायोगैस नहीं कहा जाता है? बायो एथेनॉल को बायोगैस कहा जाता है क्या? नहीं। बायो एथेनॉल को भी नहीं कहा जाता। एथेनॉल भी एक लिक्विड है, इसको बायो ईंधन कह सकते हैं, लेकिन बायोगैस नहीं कहा जाता है। तो बायो जो मेथेन है, बायोमेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसको बायोगैस कहा जाता है। भाई बायोगैस बनती कैसे है? बायोगैस कैसे बनती है, क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। एक होता है, दो टैंक मान लो। एक टैंक होता है इस तरीके से, एक टैंक होता है कुछ इस तरीके से। मैं बता देता हूं कि बायोगैस हम बनाते कैसे हैं। ये एक टैंक मान लो, ठीक है, और ये इधर एक टैंक मान लो। इस टैंक से यहां यहां जुड़ाव होता है, इससे यहां जुड़ाव होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? गोबर होता है। गोबर जो होता है पशुओं का गोबर और पानी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये जो गोबर है और पानी इसमें आएगा, इसमें मेथेनोजन होते हैं, और ये गोबर और पानी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये खाद जो जाता है वो है। अब ये जो मेथेनोजन है, ये गोबर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? गोबर गैस बनाते हैं। वो जो गैस है इधर से निकल जाएगी, इसको हम काम में ले लेंगे। इस गैस में क्या क्या होता है? इस गैस में होता है मेथेन, इस गैस में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस में होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये तीन गैसें मोटी मोटी इसमें होती है। कुछ और भी चीजें होती है, जैसे जलवाष्प होती है, ठीक है। अब जो ये मेथेनोजन क्या होता है? मेथेनोजन क्या होता है? जो पशु है, जो जीव जंतु है, उनकी आंत में ये एक जीवाणु पाया जाता है। और इस जीवाणु का काम क्या होता है? ये जो ये गोबर है, इसको किस में बदल देता है? गोबर गैस में बदल देता है, ठीक है भाई। सबसे जो ज्यादा है इस गैस में पाई जाती है मेथेन। ये लगभग इस पूरी गैस के परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 50 से लेकर 70% तक कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें पाई जाती है मेथेन। और 30 से 40% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो गोबर गैस है किस में काम में ले लेते हैं? ईंधन में ले लेते हैं, ठीक है। और वैसे मैक्सिमम ईंधन में ही लेते हैं, गाड़ियां चलाने में ले सकते हैं गोबर गैस का जो प्रयोग है। इसको ज्यादा उपयोग में इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कि ज्यादा मात्रा होती है तो वो वातावरण को प्रदूषित करती है। बायोगैस भाई थान समझ में आएगी ली किया बनी किया नहीं बनी, ठीक है। मेथेनोजन अगर कहीं पूछ ले कि मेथेनोजन क्या होते हैं, तो पशुओं की आंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु होता है जो गोबर को गोबर गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है भाई। अगला सवाल, बायोमीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड का देखो सवाल आ गया। बायोमीथेन में CO2
कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है मैंने बताया था 30 से 40%। कोई ऑप्शन है तो उसी को टिक कर दो, सवाल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में ही 30 से 40% है, बाकी सब अलग अलग परसेंटेज है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस वानिकी सामग्री का उपयोग बायोमास के रूप में किया जाता है। क्या बोले? वानिकी यानी कि कोई वन के उत्पाद होंगे जिनका प्रयोग किया जाता है। क्या मछली के तेल का बायोमास में उपयोग किया जाता है? क्या नहीं किया जाता भाई, मछली के तेल का बायोमास में उपयोग नहीं किया जाता है। जो लॉगिंग अवशेष है, लॉगिंग अवशेष क्या होते हैं? जो ये पेड़ पौधे होते हैं, है ना, और इनकी पत्तियां होती है, इनकी लकड़ियां होती है, इनके जो अवशेष होते हैं, ये इनके जो अवशेष होते हैं उन्हीं को सभी को मिलाकर कहते हैं लॉगिंग अवशेष। और इन्हीं से क्या बनाई जाती है? उसी को बायोमास के रूप में उपयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था बायोमास होता क्या है, जो अपने जीव जंतु और पादपों के जीवित या फिर अपशिष्ट जो पदार्थ है उसी को हम बायोमास कहते हैं। तो लॉगिंग अवशेष ही ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद भी नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, वानिकी सामग्री का बताया तो लॉगिंग अवशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यह स्टार्च फसलों के बायोमास फीड स्टॉक का एक उदाहरण है, निम्न में से कौन सा? स्टार्च फसल, भाई फसल जिसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। तो घास के ढेर में स्टार्च पाई जाती है क्या? नहीं। गेहूं में? नहीं। जो सब ज्यादा किस्में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है लेकिन ज्यादा किस्में पाई जाती है। देखो गन्ना होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्टार्च पाई जाती है ना। गन्ना हो गया, या आलू बोल दो, है ना, गन्ना, आलू और चुकंदर, इनमें क्या है, स्टार्च की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इस स्टार्च से बनाया क्या जाता है? इस स्टार्च से क्या बनाया जाता है? इस स्टार्च से बनाया जाता है एथेनॉल। क्या क्या बनाया जाता है? एथेनॉल। एथेनॉल कैसे बनाया जाता है? इस स्टार्च को यीस्ट नाम का एक कवक आता है, यीस्ट नाम का कवक आता है, और ये जो कवक है ये क्या करता है? इसका करता है किण्वन। क्या करता है? किण्वन, यानी सड़ गल जाती है तो इसका किण्वन कर देता है, और उस किण्वन से क्या बन जाता है? ये एथेनॉल बन जाता है। और इस एथेनॉल का क्या उपयोग किया जाता है? आजकल आपको पता हो तो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाकर गाड़ियां चलाई जाती है, तो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है, कम प्रदूषित करता है, तो वाहनों में इसका उपयोग होने लग गया है। ठीक है भाई, तो गन्ने में सबसे ज्यादा गन्ना, आलू, चुकंदर, इसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, और इससे एथेनॉल बनता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आगे देखा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? कौन सा भाई बायोमास का स्रोत नहीं है? भाई एथेनॉल अभी बताया था बायोमास का स्रोत है, ये तो है। गाय का गोबर भी इसका स्रोत है। परमाणु ऊर्जा इसका स्रोत नहीं है। भाई परमाणु ऊर्जा क्या बायोमास से प्राप्त होती है क्या? क्या परमाणु ऊर्जा पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अपशिष्टों या उनसे प्राप्त होती है क्या? नहीं होती ना। तो परमाणु ऊर्जा तो यूरेनियम से प्राप्त होती है। जैसे अपने मान लो यूरेनियम, कुछ परमाणु यूरेनियम 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कौन सी? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब है नाभिक को तोड़ना। और नाभिक को कौन तोड़ेगा भाई? जो यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिक के अंदर होता है, ये न्यूट्रॉन नाभिक को तोड़ देता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, परमाणु ऊर्जा। तो यहां बायोमास की ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। भाई नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? अभी मैंने बताया था नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? यूरेनियम से। ऑप्शन में कहीं यूरेनियम दे रखा है? बिल्कुल सी ऑप्शन में यूरेनियम दे रखा है, सही हो गया। बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है हमें। भाई नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त होती है। ठीक है, अगले सवाल कहीं है भाई, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? देखो, नवीकरणीय बोल दो, है ना, गैर परंपरागत बोल दो, गैर परंपरागत बोल दो, या वैकल्पिक बोल दो, वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, या इस ऊर्जा को ऐसे ही बोलते हैं असमाप्य ऊर्जा। कौन सी? असमाप्य ऊर्जा। कैसे भाई?
नवीकरणीय मतलब ऊर्जा के नवीन स्रोत। गैर परंपरागत मतलब परंपरागत को छोड़कर जो परंपरागत के अलावा जो भी स्रोत है वो स्रोत। और वैकल्पिक मतलब जिनका विकल्प के रूप में अभी उपयोग किया जा रहा है वो वैकल्पिक हो गए। और असमाप्य मतलब जो समाप्त नहीं होते हैं वो जो है ऊर्जा के स्रोत है, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आते हैं और बहुत बारी पूछे गए हैं। ये जो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये जो चीजें हैं ये क्या होती है, अनवीकरणीय होती है और परंपरागत स्रोत होते हैं। जैसे कोयला है, भाई कोयला सीमित मात्रा में है, कोयला परंपरागत है। हम शुरुआत से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं उसमें कोयले का काम में लेते हैं, और वाहन चलाते हैं उसके लिए ईंधन ऊर्जा के रूप में पेट्रोल को काम में लेते हैं, प्राकृतिक गैस को काम में लेते हैं, एलपीजी काम में लेते हैं, सीएनजी काम में लेते हैं, है ना। ये सब क्या है, परंपरागत, और ये समाप्त हो जाएंगे। तो अब हमें कौन से ऊर्जा के स्रोत उपयोग में लेने चाहिए, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से आते हैं भाई, सौर ऊर्जा सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी सौर ऊर्जा होती है। फिर पवन ऊर्जा हो गई, है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ना, जिसको परमाणु ऊर्जा बोल देते हैं, ये भी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा, ये जो चंद्रमा का आपने सुना होगा ज्वार भाटा, उससे ये ज्वारीय ऊर्जा बनती है ना। और कौन सी, महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। और और कौन सी ऊर्जा है भाई नवीकरण के स्रोत में, एक होती है भूतापीय ऊर्जा। ये सभी स्रोत क्या है, नवीकरणीय है, नवीन ऊर्जा के स्रोत है, और ऊर्जा के वैकल्पिक रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और जैव ऊर्जा, नहीं जैव ऊर्जा नहीं, ये सॉरी यही, ठीक है। ये सब क्या किसमें आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। और यहां जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, नवीकरणीय कौन सा है, सौर ऊर्जा भाई नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ये भी एक बार देख लेना आप। अगला सवाल, अगला सवाल है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए। भाई पवन चक्की आपने देखी होगी, जब जैसलमेर की साइड जाते हैं तो काफी बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती है। इन पवन चक्कियों के जो पंखे घूमते हैं, फिर वो नीचे टरबाइन घुमा के इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वही लगाया जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवाएं जहां चलती है वहां पवन चक्की काम में ली जाती है। हर्ष का जो भेरूजी है राजस्थान में, वहां भी पहाड़ी पर ये पवन चक्कियां लगी हुई है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, और जो पवन ऊर्जा है वो भी क्या है, नवीकरणीय है, गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसको माना जाता है, अनंत स्रोत किसको माना जाता है, अनंत स्रोत माना जाता है सूर्य की ऊर्जा को। किसको माना जाता है, सूर्य की ऊर्जा ही अनंत स्रोत है, उसका कभी वो खत्म नहीं होगी, वो है सौर ऊर्जा। इसीलिए आजकल सौर पैनल लगाए जाते हैं ना, बिजली प्राप्त करने के लिए घरों में और इंडस्ट्रीज में भी सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये अनंत स्रोत है, यानी कभी खत्म नहीं होता है, इसकी इसका कोई अंत नहीं है। कोयला है वो सीमित है, जल भी सीमित है, परमाणु भी उतना ज्यादा नहीं है कि भाई हम इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सके। सबसे ज्यादा मेन ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है। अगला सवाल है, सौर कुकर किस प्रभाव का उपयोग करता है। देखो जो सौर कुकर होता है उसमें कौन सा इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से वो जल्दी पकाता है। ये जो सौर कुकर होता है, ये सौर कुकर मान लो, और इस कुकर में क्या होता है, एक तो इसके अंदर की जो सतह होती है वो काली होती है। काली किस लिए होती है, काली इसलिए होती है कि काला रंग जो होता है उष्मा का अवशोषक होता है। उष्मा का क्या होता है, अवशोषक होता है। तो ये उष्मा को बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर सकता है। एक इसके अंदर दर्पण लगा होता है, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का क्या काम होता है, वो किरणों को एक साथ कर देता है। दो दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो किरणों को एक साथ करता है, यानी अभिसारित करता है, और उत्तल दर्पण वो किरणों को फैला देता है अगर उस पर प्रकाश डालते हैं परावर्तन के बाद में। तो ये क्या करता है, अभिसारी करता है किरणों को, यानी एक जगह कर देता है तो ये ताप बढ़ा देता है। ठीक है, अभिसारित करता है, अभिसारित। ठीक है,
तो यहाँ अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। तो ये जो चीज है ये क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्या क्या ग्रीन हाउस है क्या? नहीं भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, तापीय प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? तापीय प्रभाव है। ताप कैसे आया भाई? ये सौर कुकर है, इसमें ये दर्पण लगा हुआ है, ये ऊष्मा का अवशोषक है, ये किरणों को अभिसारित करके एक साथ ताप को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस प्रभाव, ये तापीय प्रभाव पे ये काम करता है। अगला सवाल है, पवन ऊर्जा को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्यों माना जाता है? जो पवन ऊर्जा है उसको ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्यों माना जाता है? भाई वैसे तो ये क्या है, गैर परंपरागत है, लेकिन इसको परंपरागत में मान लेते हैं, है नहीं? क्यों मान लेते हैं? कारण इसका यह कि यह पवन चक्की को घुमा सकता है? नहीं। क्योंकि यह पानी को उठाने में मदद कर सकता है? भाई ये भी नहीं है। क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और लंबे समय से उपयोग की जा रही है? कारण यह है कि जो पवन ऊर्जा है लंबे समय से हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है हवा। एक देश है डेनमार्क, डेनमार्क, वहां सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा को परंपरागत मानते हैं, है नहीं है, इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आसानी से उपलब्ध भी है और ये क्या है, लंबे समय से इसका उपयोग भी किया जा रहा है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई है? हमें खाद्य श्रृंखला देखनी है। खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, है ना, छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जो एक चूहा होता है उसको सांप खा जाता है, सांप होता है उसको मोर खा जाता है, इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला होती है। हरे जो पौधे होते हैं उनको मृग यानी हिरण खाता है, बिल्कुल खाता है। और मृग को कौन खा जाता है? बाघ खा जाता है। खाता है नहीं? खाता नहीं, खा जाता है ना। तो ये तो सही हो गई, ये तो हमें तो गलत ढूंढना है। घास होती है, घास को चूहा खाता है क्या भाई? कभी चूहे को आपने घास खाते हुए देखा है क्या? चूहा घास कभी नहीं खाता है, पहली बात तो ये। चूहे को बाज खाता है क्या? नहीं। तो ये तो उल्टी है, ये तो पूरा ही उल्टा है। बाज को सांप खाता है क्या? नहीं खाता ना। तो यही एक गलत हो गई इसके अंदर। अगला क्या है, अगला भी देख लेते हैं। समुद्री शैवाल है, जो समुद्र के अंदर शैवाल होता है, जो छोटी छोटी मछलियां होती है समुद्र में, शैवाल होते हैं। शैवाल यानी स्पाइरुलिना। और एक पदार्थ भी होता है, आपको यहाँ ये भी बताता हूँ, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, इस ये भी शैवाल का ही होता है, समुद्री शैवाल होती है। और ये बहुत पौष्टिक होती है। इसमें प्रोटीन जो होता है, बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन से भरपूर होती है, पौष्टिक ये शैवाल होती है। और भविष्य का इसको फूड भी कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री भी इसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना वहां खा नहीं सकते हैं। फूड का जो उत्तम सोर्सेज है वो स्पाइरुलिना होती है। तो ये छोटी मछलियां क्या करती है, इस समुद्र शैवाल को खाती है। और इन छोटी मछलियों को कौन खा जाता है? बड़ी मछली खा जाती है। और बड़ी मछलियों को कौन खा जाता है? शार्क। भाई शार्क मूवी देखी हुई ना, जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, तिखे तिखे दांत होते हैं, ठीक है। बीज को गिलहरी खा जाती है और गिलहरी को उल्लू खा जाता है। ये सब सही है, एक ही ऑप्शन गलत है जो कि है बी। अगला सवाल देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहला जो पाया जाता है वो पाया जाता है उत्पादक। कौन पाया जाता है? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं। वो खुद का तो पोषण करते ही करते हैं, प्लस में वो एनर्जी को प्रोड्यूस भी करते हैं। भाई उनको कौन खाता है? जैसे गाय भैंस बकरी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, फल खाते हैं, हम गेहूं धान वगैरह सब कुछ खाते हैं, तो हमें पादप से मिलता है। उत्पादक वही है। तो ये सबसे जो पहला होता है वो होता है उत्पादक। प्राथमिक क्या बोला है? पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक संख्या में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? उत्पादक पाए जाते हैं। फिर बाद में कौन पाया जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है इसका क्रम? ये होता है कि उत्पादक सबसे ज्यादा, फिर होते हैं प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया? जो इसको खाता है। कौन? जैसे गाय भैंस बकरी हिरण, ये सब पेड़ पौधे खाते हैं। उत्पादक हम भी खाते हैं ना। और इसके बाद में कौन आता है? मांसाहारी। मांसाहारी हो गया, ठीक है। जैसे मान लो वो शियार हो गया, है ना, जंगली कुत्ते हो गए, ये इन जानवरों को खाते हैं। और इन मांसाहारी को भी कौन खा जाता है? जो जो होता है महामांसाहारी। मांसाहारी होता है, इनको भी खा जाता है। जो सबसे बड़ा मांसाहारी होता है ना, जैसे बाघ हो गया, है ना, ये महामांसाहारी होता है। तो इस तरीके से ये एक श्रृंखला चलती है, ठीक है। तो यहां उत्पादक सबसे ज्यादा होते हैं। अगला सवाल, भारतीय जो पारिस्थितिकी है उसके जनक कौन है? भाई भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक है वो है रामदेव मिश्रा।
पारिस्थितिकी जो शब्द अगर किसी ने दिया था वो दिया था रीटर ने। किसने? रीटर ने। पारिस्थितिकी अगर तंत्र अगर किसको बोलते हैं कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था पारिस्थितिकी तंत्र का? तो वो किया था भाई पारिस्थितिकी तंत्र वो किया था जी ए टेस्ले ने। किसने? जी ए टेनले, टेनले या टेस्ले ऐसा कोई नाम है, इसने किया था भाई। ठीक है, तो अपने जो इंडियन जो पारिस्थितिकी के जनक है वो है रामदेव मिश्रा, अगर कहीं पूछ ले, बाकी ऐसा सवाल पूछे नहीं जाती है नॉर्मली। ठीक है, चलो भाई आगे चलना, आगे आएगी। एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में वो क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र में। देखो अंतर है, क्या है? पहले पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो हमने बता दिया था उत्पादक की होती है। लेकिन यहां क्या पूछा है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो उस वो होती है अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की। अपघटक क्या होते हैं? ये वो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों के आसपास में रहते हैं। ठीक है, जो जमीन के अंदर रहते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। फिर इनके बाद में उत्पादक की संख्या होती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में। वो पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा था। अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से होते हैं? एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। दो घटक होते हैं इसके, एक जैविक होता है एक अजैविक होता है। जैविक के अंदर क्या आ गया भाई? पादप आ गए, जंतु आ गए। ठीक है, अपघटक आ गए, अपघटक भी जीव है, सूक्ष्म जीव वगैरह है ना, ये आ गए। अजैविक में क्या आ गया? अजैविक में आ गया वायु, प्रकाश, ठीक है, मृदा, जलवाष्प, है ना, आर्द्रता, ये सभी किस में आ गए? ये सभी फैक्टर किस में आ गए? अजैविक में। पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे आपने पारिस्थितिकी तंत्र में सब कुछ आता है, भूगोल भी आ जाता है ना, वातावरण भी आ जाता है। तो ये जैविक घटक होते हैं, अजैविक। तो यहां ऑप्शन में डी, जैविक घटक एवं अजैविक। अगला सवाल, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है। देखिए भाई ये जो सवाल है ना, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन इनके भी 5 से 6 सवाल आ जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में से पूछ लेते हैं, और डायरेक्ट पूछे हुए हैं। पिछली वाले आप उठा के देख लीजिए, स्टेनो का जो एग्जाम है। मनुष्य क्या होता है भाई? मनुष्य क्या होता है? मनुष्य क्या खुद का भोजन स्वयं बनाता है क्या? अरे भाई खाना बनाने को भोजन बनाना नहीं कहते हैं। प्रोड्यूस करता है क्या? क्या वो मनुष्य कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। मनुष्य को कोई खाता है क्या भाई? जानवर खा देता है वो एक अलग चीज है। मनुष्य खुद से कोई प्रोड्यूस करता है क्या? तो ये उत्पादक तो नहीं हो सकता, उत्पादक तो बिल्कुल नहीं है ये। तो ये है क्या? उपभोक्ता है, यानी सिर्फ उपभोग करता है। ये क्या खा जाता है? मनुष्य जानवर भी खा जाता है, मनुष्य वनस्पति भी खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है ना मनुष्य। एक मनुष्य और कुत्ता ऐसा जीव है जो दोनों ही क्या होते हैं? शाकाहारी होती है। ठीक है, उपभोक्ता है मनुष्य यहां पर, तो ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्न से क्या है? अभी मैंने बताया था जैविक घटक होता है, अजैविक घटक होता है। तो शैवाल क्या है भाई? शैवाल तो जैविक घटक है ना। वन के जो वृक्ष है वो भी क्या है? जैविक घटक है। पर्णहरित क्या होता है? पर्णहरित तो एक रसायन है ना, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये जैविक घटक नहीं है। कैक्टस, तो यही ऑप्शन सी सही हो गया। कैक्टस भी एक पौधा होता है, ठीक है, कैक्टस भी एक क्या होता है? पौधा होता है। तो ये भी क्या है? जैविक घटक है। तो अजैविक अगर कोई घटक है तो वो है पर्णहरित। ठीक है, क्या है? पर्णहरित। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है। देखो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है। मिथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ये तो गोबर गैस के अंदर आती है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मिथेन ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर। अगला सवाल देख लेते हैं, ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओजोन क्षय कारक, जो कि ओजोन को खत्म करने वाले पदार्थ कौन होते हैं? पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? इनमें क्या क्या पूछा है भाई? ओजोन को जो नष्ट करने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो आपने पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रिज के अंदर काम में आती है और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो ये तो नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी ओजोन को मतलब ओजोन को नष्ट करने वाला ही पदार्थ है, रसायन है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, देखो क्लोरोफॉर्म भी क्या है, क्लोरोफॉर्म हो गया, CFC हो गया, CCl4 हो गया, ये सभी क्या करते हैं भाई, ये जो हमारे ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। पोटेशियम जो परमैंगनेट है, ये इसका सूत्र होता है KMnO4, और ये एक ऑक्सीकारक है, ये ओजोन का क्षरण नहीं करता है, ऑक्सीकारक है। क्या है? एक ऑक्सीकारक है, गुलाबी रंग का होता है, ऑक्सीकारक है, तो ऑप्शन डी सही है, ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? समुच्चय का मतलब हो गया समूह। क्या हो गया? समूह है। इसका मतलब बहुत सारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो समुच्चय है या उसका जो समूह है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीवोम। क्या कहते हैं? जीवोम। भाई संरचना कोई मतलब है क्या? संरचना कोई इससे सेंस ही नहीं बनता है। जलवायु, जलवायु के अंदर क्या आता है? वायुदाब आता है, तापमान आता है, जलवाष्प आती है, तो जलवायु भी नहीं है, उपप्रणाली भी नहीं है, तो ऑप्शन बी जीवोम, ये क्या होता है? बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों का क्या होता है? समूह होता है, समुच्चय होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, पारिस्थितिकी तंत्र कौमा की सबसे छोटी इकाई किसकी? मध्य मंडल की, आयन मंडल की, जीव मंडल की, या स्थल मंडल की? भाई जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई है। जीव मंडल यानी हमारा जो पूरी पृथ्वी संसार है ना, इसमें बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, तो ये सबसे जो छोटी इकाई है वो उसका जीव मंडल का क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहां क्या आएगा? जीव मंडल। बाकी आयन मंडल वगैरह ये सब वातावरण में होते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, मध्य मंडल। तो यहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र है धरती के ऊपर पाया जाता है, तो ये क्या है? जीव मंडल की क्या है? इकाई है। कौन? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है भाई? एक पारितंत्र बोल दो या फिर बोल दो पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक पारित होती है? देखिए भाई, इसको ध्यान से समझ लेंगे। पहली बात तो इस चीज को बताया किसने था? इस चीज को एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम था लिंडमैन, इन्होंने इस चीज को बताया था कि भाई ऊर्जा है वो 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में पहुंचती है। यानी कि देखो पौधे हैं, ठीक है, पौधे क्या है? उत्पादक है, वो खुद का पोषण खुद करते हैं। जो भी उन्होंने एनर्जी डेवलप की है उसको अगर पौधे को जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि हिरण है, गाय है, भैंस है, बकरी, वो खाते हैं, तो उनको उसकी कितनी एनर्जी मिलती है? जितनी बनाई थी वो 10% एनर्जी मिलती है। बाकी जो 90% जो एनर्जी है वो ऊष्मा में खर्च हो जाती है। किस में खर्च हो जाती है? ऊष्मा के अंदर वो खर्च हो जाती है। केवल और केवल जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। कितनी? 10% ही ट्रांसफर होती है। तो आंसर होगा 10%। अब जैसे क्या होता है, इसी कारण से जो शाकाहारी भोजन होता है ना उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, और जो मांसाहारी होता है उसके अंदर एनर्जी कम होती है। कैसे भाई? आपने पेड़ पौधे, बकरी वगैरह, इन्होंने पेड़ पौधे खाए, इनको उस पेड़ की जो बनाई हुई एनर्जी उसकी सिर्फ 10% एनर्जी मिली है, ठीक है, लेकिन एनर्जी इनफ है, भरपूर एनर्जी है। अब किसी ने इस बकरी को, है ना, भैंस को या गाय को, इनका मांस खाया, तो इसकी एनर्जी जो बकरी की जो टोटल एनर्जी है जो कि 10% इसने ली थी, उसकी भी 10% एनर्जी ही मांस में ट्रांसफर होगी। तो जो मांस खाने वाले लोग हैं उनको कम ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मांस वगैरह कम उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। भाई खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? खाद्य जो श्रृंखला है उसका शुरुआती स्टेज क्या है? खाद्य श्रृंखला का शुरुआती स्टेज जो है वो है उत्सर्जन है क्या? अवशोषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे जो अपना भोजन है, पौधे जो अपना भोजन है वो किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। क्या करते हैं वो? जो एक तो वातावरण से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं? जल ले लेते हैं। कहां से? पौधों की जड़ों से जल ले लेते हैं, और उस
इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसकी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। और जो ये क्लोरोफिल है, और ये क्या करते हैं, प्रकाश की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं C6H12O6, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एनर्जी है, ठीक है भाई। तो ये अपना खाना बनाते हैं, यही एनर्जी है जो कौन बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करते हैं, तभी इनको भोजन मिल पाता है। और जो ये जल का अणु है, इसमें से एक ऑक्सीजन का अणु भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अलग कर देती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहां ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है वो कहां से होती है? प्रकाश संश्लेषण से। ओके, अगला सवाल है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? भाई सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कौन करता है? क्या पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं क्या? भाई नहीं करते हैं, यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो ये शैवाल है, शैवाल जो है वो करते हैं। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। और समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सबसे अगर बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कोई है तो वो है समुद्र, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अभी तक तो हम पूरे जान ही नहीं पाए कि कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं इसमें। तो शैवाल समुद्र में पाया जाता है। और शैवाल क्या करता है, ये सूर्य से सबसे ज्यादा ऊर्जा लेता है। क्या लेता है? सूर्य से सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन लेता है? शैवाल। घास भी नहीं लेती है, वृक्ष भी नहीं लेती है, जंतु भी नहीं लेते हैं। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो कौन लेता है? शैवाल लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि जो महासागर है, जो सागर है, जो समुद्र है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। और ऑप्शन कौन सा है? मरुस्थलीय नहीं है भाई, घास भूमि। भाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के वहां कवक जीव, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वही तो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इन सभी को मिलाकर ही तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो मरुस्थल के अंदर इतने प्रकार के जीव नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा नहीं है। घास भूमि भी नहीं है, वानिकी वाले भी नहीं है, वनों के पारिस्थितिक तंत्र भी छोटे हैं। लेकिन सागर होता है ना, सागर पारिस्थितिक तंत्र, ये विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल अगला सवाल है, एक मोर है जो सांप को खाता है, ठीक है। एक मोर है जो सांप को खाता है, जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। मोर क्या है यहां पर? देखना, समझना ध्यान से। मोर क्या करता है? सांप को खाता है। और सांप जो है पादपों पर जो पनप रहे कीट है उनका भक्षण करता है। तो मोर यहां पर क्या हुआ? क्या मोर प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या मोर प्राथमिक अपघटक है या अंतिम अपघटक है? ये खाद्य स्तूप का, या खाद्य स्तूप बोल दो या खाद्य श्रृंखला बोल दो, खाद्य स्तूप बोल दो या खाद्य श्रृंखला बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। का सीड्स है। क्या है भाई? देखो, ये मोर है, ये सांप है, और ये है पादपों पर पनप रहे कीट, ठीक है। यहां ऐसे इसको डिफाइन कर लेते हैं। सांप इनको खाया और सांप को मोर ने खा गया। तो ये तो हो गया, क्या हो गया? प्राथमिक, ठीक है। ये क्या हो गया? उपभोक्ता। प्राथमिक, ये तो हो गया उत्पादक, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और ये सबसे ऊपर बैठा है भाई, सबसे लास्ट में यही है, इसको भी तक किसी ने नहीं खाया। तो मोर क्या हो गया? यहां पर खाद्य स्तूप का सीड्स हो गया। क्या हो गया? सीड्स हो गया, ठीक है भाई। अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में होता है। यानी कि जो उत्पादक है उससे किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक में। इस तरीके से ये एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा का प्रवाह कौन सा होता है? एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट और फाइनल सवाल देख लो भाई, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा पिरामिड जो है सदैव सीधा रहता है? भाई कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? पिरामिड होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के। पिरामिड से एक सवाल तो पक्का ही पूछा जाता है। तो सीधा किसका रहता है? जो सीधा रहता है वो ऊर्जा का रहता है। किसका रहता है? ऊर्जा का रहता है। अब मैं आपको 2-3 पारिस्थितिकी तंत्र के ये पिरामिड्स बता देता हूं, ठीक है। एक दो बता देता हूं कैसे कैसे रहते हैं, देखिए। पहला जो पिरामिड है वो है जीव संख्या का पिरामिड,
यानी उत्पादक की संख्या ज्यादा होती है सभी सीधे खड़ी अवस्था में केवल पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र को। कैसे समझो, ये क्या है, जीवों की संख्या का पिरामिड। तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं, जीवों की संख्या के होते हैं, जैव भार यानी जीवों की मात्रा के होते हैं, और तीसरा होता है वो ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो यहां जो जीवों की संख्या है उसमें सबसे ज्यादा घास पाई जाती है। किसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा अगर कोई पाई जाता है तो क्या पाई जाएगी, घास। फिर उसके बाद में घास को खाने वाला कौन है, बकरी, ये थोड़ी कम संख्या में होगी। लेकिन शेर, इससे भी बकरियों से और हिरणों से, इनसे भी तो शेर कम होते हैं, तो शेर कम होंगे। तो देखो ये हो गया सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा नीचे, ठीक है, ये उससे कम, ये उससे कम। तो ये जो इसका पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बना है। क्या बना है, सीधा बना है। लेकिन पेड़ का जो अगर कहीं पूछ ले कि पेड़ का जो पिरामिड है वो क्या होगा, तो वो उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा भाई, ये देख लो। एक पेड़ है, मान लेते एक पेड़ से शुरुआत कर लेते हैं। एक पेड़ है, एक पेड़ पर कम से कम 15-20 चिड़ियां रहती है, तो पेड़ तो एक ही है, चिड़ियां क्या है, ज्यादा है। चिड़िया डिपेंड किसके ऊपर है, ये ध्यान रखना। मेन चीज ये डिपेंड किसके ऊपर है, चिड़िया डिपेंड है पेड़ के ऊपर, ठीक है। पेड़ अकेला है, यहां पर घास, घास पर डिपेंड थी बकरी, बकरी पे डिपेंड था कौन, शेर। तो ये इस तरीके से बढ़ा। सबसे पहले पेड़, पेड़ पे डिपेंड कौन है, चिड़िया। और ये जो चिड़िया है ये किन पे डिपेंड है, ये किन को खाती है, छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं उनको। लेकिन कीड़ों की संख्या क्या होती है पेड़ के नीचे, ज्यादा होती है। सूक्ष्म जीव, कीड़े, ये ज्यादा संख्या में होते हैं। तो पिरामिड है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि जो पेड़ है वो एक ही है, सिंगल है, ठीक है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये ज्यादा, तो ये ऐसा करके उल्टा बन गया। डिपेंडिंग के ऊपर ये बनता है। अगला जो है जैव भार यानी मात्रा का पिरामिड। मात्रा का पिरामिड, ये तो वही बात है मैंने पहले ही बताई थी कि घास सबसे ज्यादा होती है, मात्रा में भी सीधा ही बनेगा। लेकिन जो सागर है ना भाई, सागर, इस सागर का जो पिरामिड है ये उल्टा होता है, ये याद रख लेना। सागर का और पेड़ का ये क्या होता है, उल्टा होता है। ये जो शैवाल होता है, इस शैवाल को खाती है जैव मात्रा। मात्रा के अंदर ध्यान रखना मछलियां ज्यादा होती, जैव मात्रा अगर देखी जाए तो शैवाल सबसे कम, उसके बाद में छोटी मछली इसको खा जाती है, और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इसलिए ये क्या होता है भाई, ये उल्टा पिरामिड होता है। अगला एक और पिरामिड दिखा देता हूं आपको, ये है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। याद ऐसे कर लेना कि ऊर्जा में भी दो शब्द हैं और सीधा में भी दो शब्द हैं, बस इसको तो ऐसे ही याद कर लेना। बाकी को आप कैसे याद करते हैं आप देख लेना, है ना। सबसे जो ज्यादा एनर्जी मैंने बताया किसमें पाई जाती है, जो उत्पादक होता है। उसके बाद में उसकी एनर्जी 10% इसको प्राप्त होती है, फिर की एनर्जी 10% इसको द्वितीय को, उपभोक्ता को प्राप्त होती है। तो ये एनर्जी का लेवल कम कम होता जाएगा। तो एनर्जी का लेवल हमेशा क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर होता है। इसलिए पिरामिड जो है वो बनेगा सीधा, ठीक है। और एक हो गया भाई जैव सांद्रण। अगर कहीं पूछ ले जैव सांद्रण, तो जैव सांद्रण का जो पिरामिड, ये पूछेंगे नहीं, लेकिन जैव सांद्रण के पिरामिड हमेशा क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं। इसमें तीन शब्द आते हैं, सांद्रण, और उल्टे में भी तीन शब्द आते हैं। तो ऐसे याद रखना, सांद्रण के हमेशा उल्टे और ऊर्जा के हमेशा सीधे। ये याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट बिल्कुल, ये इनमें से आते ही हैं सवाल। तो आज की क्लास भाई खत्म हो जाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर था ना, अगर वीडियो बढ़िया लगे है, शानदार लगे है, तो ते इन लाइक भी कर दो, ये पर कमेंट भी कर दो। और थाने अगर ये लाग रहे हो भाई कोई यान के तैयार करवाड़ा छोरा है, कोई था का दोस्त है, तो कोई भाई है, कोई बहन है ना, तो बन थे ई चैनल ने सब्सक्राइब भी करवाओ, बन शेयर भी करो, है ना, कि भाई देखो भी भाई मारो काम है जो मैं कर रहा हूँ, था को काम का ही थाने करनी है, ठीक है भाई। राम राम सा।